तो प्रकाश का प्रिज्म के में गुजरने, सूर्य की प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बट जाना, आज हम ये सीखेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है विचलन कोण क्या होता है। मान लो जैसे ये प्रिज्म है हमारा, ये प्रिज्म है, ठीक है। हम इसके, क्योंकि तिकोना पार्ट हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि देखो अभी ये जो पिक्चर है इसमें हम इस साइड से ही देख रहे हैं, इसके जो तिकोन वाला हिस्सा है वहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसके इस वाले हिस्से से देखोगे ना, अपनी नज़रें आँखें आ रखोगे, तो आपको ये 7 रंग नहीं दिखाई देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रिज्म है, मैं आपको सीधा बता रही हूँ। अब ये प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से यहाँ आई, ये आपतित किरण है। प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गति करने की कोशिश, मतलब उसकी चाल जो होती है सरल रेखा में होती है हमेशा। तो अगर ये कांच के माध्यम में, मतलब मान लो ये इसकी वास्तविक पथ है, इसका रियल ओरिजिनल पाथ है इसका, कि भाई हाँ ये सीधी रेखा में जाएगी, लेकिन वो सीधी रेखा में क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि ये प्रिज्म है। जैसे ही वो कांच में घुसा, विरल से सघन, ये विरल माध्यम है, विरल से सघन में घुसा, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब जाके वो टकराया इस वाली लाइन पे जाके टकराया है वो। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जो प्रकाश की किरण है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो बाहर निकली है किरण, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये जो किरण है ये निर्गत किरण है, जो बाहर निकली है। तो बेटा ये जो निर्गत किरण है और ये जो ओरिजिनल ये वाला जो लाइन है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम विचलन का कोण कहते हैं, जो कि हमारी वर्कशीट में डी से दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। प्रकाश का जो यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश 7 रंगों में निकल रहा है। जो सूर्य का प्रकाश होता है हम कहते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम विबग्योर कह देते हैं। ये 7 रंग यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में, रियल में सूर्य के प्रकाश में लाखों लाखों रंग होते हैं। पर हम सिर्फ, हमारी जो आँखें हैं, ह्यूमन जो आई है, हमारी आँखें इन 7 रंगों को ही डिटेक्ट कर पाती हैं, पहचान पाती हैं, बाकी हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है। अच्छा बेटा, एक जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जब क्लास हुई थी, तो कि ग्रहण के समय हमें सूर्य की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों मना करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो होता क्या है बेटा, जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसमें कई हानिकारक किरणें भी होती हैं, कई रेडिएशंस होती हैं जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हैं। तो आप कहोगे कि क्या वो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय में ही होती हैं, नॉर्मल टाइम पे नहीं होती। तो बेटा ऐसा नहीं है, वो जो रेडिएशंस है वो तो हर टाइम निकल रही हैं, लेकिन अगर मान लो सूरज निकला हुआ है तो हम सूरज की तरफ कितनी देर देख पाते हैं, हम देख ही नहीं पाते ज़्यादा देर, है ना। हम अपनी आंखें सूरज की तरफ 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब ग्रहण है तो उस टाइम तो सूरज छुप जाता है ना, और हम ज़्यादा देर तक उसकी तरफ देख सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम उसकी तरफ देखेंगे ज़्यादा देर तक, तो जो वो किरणें हैं हार्मफुल, जो जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएंगी। अदरवाइज़ अल्ट्रा वायलेट रेज तो रोज़ ही होती ही हैं उसमें, वो बात अलग है। हम नॉर्मल डेज में देख ही नहीं सकते सूरज की तरफ, तो जब हम देखेंगे ही नहीं तो नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। और जब सूर्य ग्रहण होगा तो हम सूर्य को ज़्यादा देर तक देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है उसके बीच में मतलब पृथ्वी चंद्रमा और उसके बीच में आ जाती है। तो उससे क्या होगा, हमारी आंखों पर असर पड़ेगा, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के टाइम नहीं देखना चाहिए सूरज की तरफ। चलो अभी ये तो हो गया, अब हम प्रकाश पे आते हैं। तो जब प्रिज्म में ये सूरज की रोशनी गई, ये जो किरणें यहाँ गई, तो आप देखोगे कि जो प्रकाश है वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया। तो वो किस तरह से विभाजित हुआ, जो मैंने अभी आपको विचलन का कोण बताया है, इसके लिए आपको एक तरंग दैर्ध्य शब्द हमने, देखो बेटा ये जो लाइट है ना, जो हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई प्रकाश, लाइट, ये या ध्वनि, जैसे हमने 9th में साउंड पढ़ा था, ये सब ऊर्जा के रूप हैं, ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी हैं। तो जब भी हम किसी एनर्जी की बात करते हैं तो हम तरंग दैर्ध्य, जैसे मान लो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें याद होगा, तुमने ये पढ़ा था साउंड वेव में तरंगें होती हैं, और जैसे किसी भी तरंग में ऐसे ऊपर नीचे ऐसे गति करती है, ध्वनि भी, ठीक है। तो ये जो 2 ऊपर वाले हिस्से हैं, इसको हम तरंग दैर्ध्य बोल देते हैं, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा बोलते हैं। तो अब क्या होता है, हमें ये याद रखना है कि जो लाल रंग है, विबग्योर को हमेशा इस तरीके से लिखो,
विबग्योर, GYOR। और याद रखो जो तरंग दैर्ध्य है वो मतलब हमने इसको बढ़ते क्रम में लिखा है तरंग दैर्ध्य के। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और वायलेट की सबसे कम होती है। तो ये बात यहाँ इसलिए बताई जा रही है, एक जैसे देखो जो विचलन कोण है, विचलन का मतलब है, विचलन का मतलब समझो बेटा, जैसे एक ही किरण आ रही है, ठीक है, ये जितनी ज़्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से विचलित हो रही है, विचलित हो रही है मतलब जाना इसको ऐसे था लेकिन ये ऐसे चली गई, इस तरीके से भी मत समझो, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देती हूँ। विचलन का मतलब क्या है, मान लो किसी चीज़ ने ऐसे जाना है पर वो ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो वो अपने ओरिजिनल जो उसका वास्तविक रास्ता था उससे विचलित हो गई, तो ये विचलन वाला कोण हो गया, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ ध्यान दो, ये जो चित्र है यहाँ पर देखो, जो लाल रंग है सबसे ऊपर लाल रंग है, ठीक है, वो प्रिज्म से निकला और वो सबसे ऊपर लाल रंग आया, ठीक है। उसके बाद देखो संतरी रंग है, विबग्योर को लिख लो, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। रेड, ऑरेंज, फिर येलो, देखो फिर पीला रंग है, उसके बाद ग्रीन कलर है, फिर ब्लू कलर है, यहाँ पर इंडिगो है और लास्ट में वॉयलेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन सातों रंगों में से अगर आप ये देखो, मान लो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जाती, अगर ये प्रकाश की किरण अपने ओरिजिनल रास्ते पे जाती तो इसने ऐसे जाना था। सबसे कम विचलित कौन सा कलर हुआ है, सबसे कम विचलित हुआ है लाल रंग, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा विचलित हुआ है ऑरेंज, उससे थोड़ा ज़्यादा विचलित हुआ है पीला वाला, उससे ज़्यादा विचलित हुआ है हरा, फिर नीला, फिर इंडिगो और फिर लास्ट में वायलेट। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित हुआ है अपने रास्ते से हटा है वो वायलेट कलर है। तो इसको समझने के लिए आप एक जो विचलन कोण है डी, उसको बराबर दिया हुआ है उन्होंने 1/, तरंग दैर्ध्य। इसका क्या मतलब है बेटा, चलो इसको समझने से पहले आप ये समझो, अगर तुम्हें कहीं पर ये लिख के दिया हुआ है डी बराबर है तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तरंग दैर्ध्य कुछ नहीं है, जब कोई तरंग होती है तो ये जो दूरी है इसको तरंग दैर्ध्य कह देते हैं बस। अगर मैं लिखती हूँ डी बराबर लैम्डा, तो कहने का मतलब है अगर लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डी भी बढ़ेगा। और अगर मैंने डी बराबर 1/, लैम्डा लिखा है तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य कम होगा अगर, तो विचलन ज़्यादा होगा, मतलब ये उल्टे होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जो आप गणित में भी करते हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, कि भाई लैम्डा बढ़ेगा तो डी कम होगा, लैम्डा कम होगा तो डी ज़्यादा होगा। अब ये देखो, मैंने अभी बताया है कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। जो लाल रंग है आपकी वर्कशीट में भी बनाया हुआ है, देखो लाल रंग में ये इतनी दूर दूर दिखाए हुए हैं, ऑरेंज में थोड़ा पास है इससे, ठीक है, येलो में उससे और पास है, मतलब लाल में ये दूरी ज़्यादा है, ऑरेंज में उससे कम है, येलो में उससे कम है, ऐसे कम कम होते होते सबसे कम वायलेट में हो जाएगी, ये दूरी वायलेट में हो जाएगी ये वाली। तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। लाल जो है, लाल रंग की बात कर रही हूँ मैं, अभी रेड कलर की बात कर रही हूँ, उसका ये सबसे ज़्यादा है। तो जब इसका ये सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब विचलन सबसे कम होगा। तभी मैंने आपको बताया कि तो प्रिज्म में यही होता है, जैसी वाइट लाइट, सन की लाइट यहाँ पड़ी तो हमें पता है अपवर्तन होगा, क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, अपवर्तन होगा, पर वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित क्यों हो जाएगा, अपने तरंग दैर्ध्य के कारण। तो ये आपने देख लिया कि इसको, ये जो प्रकाश का 7 रंगों में बट गया, इसको हम कह देते हैं विक्षेपण, हिंदी में हम कहते हैं इसे विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म में गुजरने के मतलब प्रिज्म से में प्रवेश करने के बाद अपने रंगों 7 रंगों में बट जाना विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। और ये जो 7 रंग, ये जो हमें 7 रंग मिले हैं, ठीक है, इसको हम कलर बैंड, एक तरीके से बैंड मिल गया हमें कलर का। अब ये बैंड वो बाजे वाला बैंड नहीं है, जैसे आपको 7 कलर एक के बाद एक के बाद एक मिल गए तो हम इन्हें बैंड कह देते हैं, और कलर्स के बैंड को इन्होंने बोल दिया है स्पेक्ट्रम,
हिंदी में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे लाल रंग का है, और इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। सबसे कम मुड़ता है मतलब देखो सबसे कम मुड़ा। अगर ये प्रकाश की किरण, मैंने आपको भी समझाया था, अगर ये प्रकाश की ओरिजिनल पाथ अगर ये है, अगर ये, तो लाल सबसे कम मुड़ा है। अब इस पे ही है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट है उसमें लिखा हुआ है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इसके बारे में मैं भी आपको अच्छे से समझा। अब हम देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जो इंद्रधनुष है, मैंने अभी आपको बताया था, ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंगों का बैंड है ये। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब वो अपवर्तित व विक्षेपित होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उसके बाद दोबारा अपवर्तन होता है, और इस तरीके से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अब ये आप इस फोटो से समझेंगे हुआ क्या। देखो बेटा, जैसे सूरज की किरण है, देखो ये सूरज की किरण है। अब ये जो पानी की बूंद है वो एक प्रिज्म की तरह, ज़्यादातर पानी की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो ऐसी होती हैं, है ना, कभी भी आप गोल बूंदें नहीं देखोगे। तो क्या होता है, ये जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये एक त्रिकोण टाइप बन गया, तो पानी की जो बूंदें हैं फिर प्रिज्म की तरह काम करती हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बूंद दिखाई है, भले ही गोल दिखाई हो, पर पानी की बूंदें गोल नहीं होती हैं, बारिश की बूंदें। तो यहाँ देखो क्या हुआ, सूरज की किरणें इस बूंद पर पड़ी। हमें पता है जैसी वो इस बूंद पर पड़ी क्या हुआ, जैसे हमने अभी प्रिज्म में देखा था कि सूरज की किरणें यहाँ पड़ी और वो 7 रंगों में अलग अलग ऐसे विभाजित हो गई, और फिर वो ऐसे बाहर निकल गई 7 रंग ऐसे। तो जैसे ही ये सूरज की किरणें इस बूंद पर पड़ी, ये बूंद ने एक प्रिज्म की तरह काम किया, और उसने क्या किया, जो सूरज के 7 रंग हैं उनको अपवर्तित कर दिया या विक्षेपित कर दिया। विक्षेपण होता है सूरज के प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना, और अपवर्तन होता है विरल माध्यम से, ये हवा है और ये पानी जो है सघन माध्यम हो गया। जब माध्यम बदलता है, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं, सीधा ना जाके, जैसे ये सीधा ना जाके यहाँ पे मुड़ गई है। और मैंने भी आपको समझाया है, क्योंकि जो 7 रंग हैं, हर रंग की अपनी अलग अलग तरंग दैर्ध्य है, उस कारण अलग अलग कोणों पर वो विक्षेपित हो गई। लाल सबसे कम विक्षेपित होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, अब इंद्रधनुष में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो होता है विक्षेपण या अपवर्तन, दूसरे नंबर पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दोबारा से अपवर्तन या विक्षेपण, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो अगर पेपर में आता है तो आपको 3 चीज़ें लिखनी है, और इस तरीके से लिखना है जो कि आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, वो पूरा लिख दोगे, आपको 2-3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य की किरणें यहाँ गई, रेन ड्रॉप में गई, बारिश की बूंद में, जो कि एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है यहाँ। वहाँ क्या हुआ, सूरज के प्रकाश का अपवर्तन हुआ, जिसके कारण वो विक्षेपण हो गया उसका 7 रंगों में। अब आप देख रहे हो ये 7 रंग यहाँ फिर इस वाले बूंद के इस वाले हिस्से से टकरा रहे हैं। अब आप कहोगे जैसे मैडम प्रिज्म में तो क्या होता है, यहाँ से अंदर गई, ठीक है, यहाँ से अपवर्तित हुई और वो बाहर निकल गई। इस केस में ये जो प्रकाश की किरणें बाहर क्यों नहीं निकली, वो दोबारा अंदर क्यों चली गई, तो यही इंद्रधनुष बनने का मेन कारण है, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, लेकिन बेटा क्या होता है, एक क्रिटिकल एंगल होता है, एक ऐसा कोण बनता है, ऐसा एक कोण, ऐसे कोण बनते हैं इस साइड पर, ये जो किरणें गिर रही हैं ये ऐसे ऐसे एंगल्स पे गिरती हैं कि वो बाहर ना जाके उनका परावर्तन हो जाता है। इन रंगों का जो क्रिटिकल एंगल है वो उनके जो एंगल ऑफ डिविएशन है या विचलन वाले कोण से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पर परावर्तन शब्द है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो अंदर की तरफ मुड़ गई, और जब वो अंदर की तरफ मुड़ती हैं तो फिर इस वाली सतह से टकराती हैं, जिसकी वजह से अब वो इस वाले माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो दोबारा वो अलग अलग रंगों में अपवर्तित हो जाएंगी या विक्षेपित हो जाएंगी। तो ये हमारा रेनबो है, इंद्रधनुष।